Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to teach you the next figure of speech that is an alliteration. देखिए मैंने आपसे कहा था जो राइटर होता है वो अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में, अपनी पोइट्री में, अपनी प्रोज में ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लाता है जो पावरफुल होते हैं, जो फोर्सफुल होते हैं, जो माइंड ब्लोइंग होते हैं, जो रीडर पे एक इम्पैक्ट डालते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, पढ़ने वाला खुश होता है, उसके मीनिंग में डेप्थ होती है। मीनिंग में डेप्थ रखने के लिए वो ऐसे वर्ड ढूंढता है जिसको हम पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। कभी वो इडियम का यूज़ करता है, कभी प्रोवर्ब का यूज़ करता है, कभी वो कोई रेफरेंस देता है। वो रेफरेंस कोई बिब्लिकल रेफरेंस भी हो सकता है, कुरानिक रेफरेंस भी हो सकता है, हिस्टोरिकल रेफरेंस भी हो सकता है और कोई मिथ भी हो सकती है। तो ऐसे ही राइटर अपनी तहरीरों को ब्यूटीफुल, खूबसूरत और पावरफुल बनाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक एलिट्रेशन है। आपने एक मीर तकी मीर का शेर सुना होगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, देखें जब आप ये पढ़ते हैं ना आपको लगता है जैसे आपके अंदर से एक मौसीकियत निकल रही है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, क्योंकि राइटर जो है वो यूज़ करता है ऐसे वर्ड। इसी तरह पत्ता पत्ता लगा के जाने ना जाने गुल ही ना जाने, जाने 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 की इतनी अच्छी उसने यूज़ किया है कि आपको लगता है जैसे आप एक तरन्नम के साथ गा रहे हैं, एक रिदम में गा रहे हैं आप लोग। यही राइटर का कमाल होता है, यही शायरी में होता है, यही पोइट्री में होता है। यही बात है कि पोइट्री में जो दोनों कपलेट है या दोनों वर्सेस हैं उसको वज़न को बराबर रखने के लिए वो अपने पास से कुछ लफ्ज़ लगाता है, कुछ डिलीट कर देता है और उसका काफिया अर्दीफ राइमिंग स्कीम सेट करने के लिए वो लफ्ज़ों को तोड़ भी सकता है। जो लफ्ज़ आम प्रोज में यूज़ नहीं होता वो पोइट्री में यूज़ कर लेता है वो। तो ऐसे ही एक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एलिट्रेशन है, लेकिन इससे पहले इसकी डेफिनेशन देखें क्या है। इन एलिट्रेशन टू और मोर देन टू वर्ड्स बिगिन विद द सेम साउंड। कह रहा है एलिट्रेशन में दो या दो से ज़्यादा, एक नहीं कहा, दो या मोर देन टू जो अल्फाज हैं वो एक ही साउंड से शुरू होते हैं, एक ही साउंड से शुरू होते हैं और वो वर्ड जो हैं इन अ लाइन ऑफ प्रोज और पोइट्री, वो प्रोज में भी हो सकते हैं, पोइट्री में भी हो सकते हैं। यानी एक लाइन लिखी हुई है, खा वो पोइट्री की है या प्रोज की है या वर्स लिखी हुई है, उस वर्स में कई वर्ड होंगे, वो 8-10 वर्ड होंगे, उनमें से दो या दो से ज़्यादा कुछ ऐसे जिनका पहला अल्फ़ाबेटिकल जो है उनकी साउंड एक जैसी हो। और उसकी एग्जांपल मैंने एक छोटी सी लिखी है, आई बॉट सम रेड रोजेज फ्रॉम दी रावी मार्केट। रावी मार्केट एक ना है, रावी के किनारे मार्केट लगती है। अब देखें इस सेंटेंस में रेड रोज रावी, रेड आर से शुरू होता है, र आर साउंड है अर, और रोज भी र साउंड है और रावी भी र साउंड है। देयर आर 3 एलिट्रेशन इन दिस फर्स्ट वर्स। और एक क्या है रेड, एक क्या है रोज, एक क्या है रावी। तो ये पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर है उसकी साउंड मिलती जुलती है, इसी चीज़ का नाम एलिट्रेशन है। और ये राइटर इसलिए यूज़ करता है कि उस लाइन में, उस वर्स में एक तरन्नम आ जाए, उसमें एक मौसीकियत आ जाए, उसमें एक रिदम आ जाए, ताकि पढ़ने वाला जो है उसको पता चले कि वो पोइट्री पढ़ रहा है। पोइट्री और प्रोज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ऐसी पोइट्री में यही तो चीज़ें होती हैं, एक जिसे कहते हैं कि नट शेल, एक बहुत सारी चीज़ को थोड़े लफ्ज़ों में बयान किया जाता है, कंप्रीहेंसिव बनाया जाता है, वर्ल्डी बनाया जाता है, अशारों में बात की जाती है, क्योंकि पूरी बात खोल दी जाए वो प्रोज में चली जाती है, थोड़ा सा हिडन फॉर्म में रखा जाता है जिसको पढ़ने वाला जो है वो देखिए ना। मैं आपसे कहता हूँ कि एक जो इंग्लिश वाइफ है अगर पाकिस्तान में आती है तो वो ज़्यादा खर्चा कराती है, यानी कि मेकअप का, उसकी फैशन का ज़्यादा खर्चा होता है। यही सेंटेंस एक बुक में मैंने पढ़ा, वहाँ लिखा हुआ था, एन इंग्लिश वाइफ इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पाकिस्तानी हस्बैंड। देखिए वाइट एलिफेंट कह के बात वही जो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसके अंदर एक वज़न डाल दिया, एक प्रॉपर उसने तरीका यूज़ कर लिया है ताकि पढ़ने वाला जो है ना इसी इडियम को यूज़ करके देखे उस पर कितना इम्पैक्ट डाला है उसने, कितना फोर्सफुल बन गया ये वर्ड। तो वाइट एलिफेंट, अब इसी तरह ये यूज़ करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल ली मैंने, वो एग्जांपल मेरी कोशिश होती है कि आपकी पोइट्री में से ली जाएँ, आपकी बुक में से ली जाएँ, चूँकि आपके रेलिवेंट वही होती हैं।
तो पहली एग्जांपल जो है वो मैंने एक प्रोज की ली है, दूसरी एग्जांपल आपकी पोइट्री में से ली है। फर्स्ट इज अ सिल्ली कैट, देखें सिल्ली कैट वाज स्किपिंग स्किप कर रही थी ऑन द सॉफ्ट सैंड ऑफ शोर। ज़रा गौर करें इस सेंटेंस को, गौर से देखें, बात आपको समझ आ गई, इतनी है जो मैंने बता दी है। अब सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देनी है, बात आप तक पहुंच चुकी है। इसमें देखें बेटे सिल्ली एस से शुरू होता है, फर्स्ट लेटर क्या एस, स की साउंड आ रही स, फिर आ गया स्किपिंग स की साउंड आ रही स, फिर आ रहा है सॉफ्ट स की साउंड आ रही है सा, फिर आ गया सैंड स की साउंड आ रही है। देयर आर 4 एलिट्रेशन इन दिस सेंटेंस, इन दिस लाइन, इसमें 4 एलिट्रेशन आई है। अब आप कहेंगे जो शोर है ये तो एस से शुरू होता है ना, एस देखें शोर भी एस से शुरू होता है, और ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है, पहले नहीं था सेंटेंस में, आपको समझाने के लिए कि श जो है ना ये श की साउंड निकल रही है ना, ये श की साउंड निकल रही है, स की साउंड थी ये, तो ये सिल्ली स्किपिंग सॉफ्ट सैंड जो है ये चारों एलिट्रेशन यूज़ हुई हैं पहली लाइन में, दिस इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। और शोर को एलिट्रेशन में शामिल नहीं करेंगे, हालांकि ये भी एस से ही शुरू होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं साउंड की। अब दूसरी एग्जांपल जो है वो आपकी मैंने ली है, आपका जो चैप्टर है ना कि लवलीस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नाउ, चेरी आपका एक चैप्टर है, पोएम है इंटरमीडिएट की, उस पोएम में से मैं लिए एक लाइन ली है कि चेरी जो है इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, ये उसी में से आप देखेंगे आपको मिल जाएगी। इज़ हंग पीछे से बात आ रही ना, डैश का मतलब पीछे से बात आ रही है, चेरी की बात कर रहा है, वो सड़क के किनारे उगा हुआ था। इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, देखें बेटे ब्लूम जो है ये बी से शुरू होता है, ब साउंड है। अलोंग द बो, बो कहते हैं शाखों को, ब्रांचेस को, ब्रांचों के साथ वो लटका हुआ था। तो देखिए ब्लूम खिला होना, बो बू ये भी बी से साउंड है, ये भी बी की साउंड है, तो इसमें ब्लूम और बो 2 एलिट्रेशन यूज़ हुई हैं। कौन सी एलिट्रेशन है, बी की, शाबाश। नेक्स्ट एग्जांपल है उसी की है, टू सी द चेरी हंग विद स्नो, टू सी किससे शुरू होता है बेटे, एस से, स साउंड है। इधर क्या है, स्नो, स्नो बर्फ़ होती, ये भी स साउंड है, तो सी और स्नो दोनों क्या है, एलिट्रेशन, शाबाश। और उसके बाद आपकी एक और पोएम है, ओ वेयर आर यू गोइंग, ये आपकी W.H. आर्डन की लिखी हुई पोएम है, ये भी इंटरमीडिएट की पोएम है। वो पोएम जो है उसमें 15 के करीब जो है वो एलिट्रेशन यूज़ हुई हैं, सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ हुई हैं। और अगर आप देखेंगे आपको हर लाइन में मिलेगी, हर लाइन में एलिट्रेशन मिलेगी। 4 उसके स्टैंजा हैं, चारों में आपको एलिट्रेशन मिलेगी, 5वें में उसने सम अप किया हुआ है। तो चारों तो नहीं मैं लिख सकता, मैंने उसमें जो बातें आई वो निकाल के लिख दी हैं। मसलन पहला देखें स्टैंजा, ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर, रीडर टू राइडर, रीडर ने राइडर से कहा, तो रीडर किससे शुरू होता है, आर से, र साउंड है, र साउंड। इधर राइडर क्या है, ये भी र साउंड है। तो देयर आर 2 एलिट्रेशन इन द फर्स्ट वर्स दैट आर। दूसरा देखें उसी ओ वेयर आर यू गोइंग का उसी का पहले स्टैंडे की दूसरी लाइन है, दूसरी वर्स है, द वैली इज़ फैटल व्हेन फर्नेस बर्न, फैटल एफ और फर्नेस एफ, फैटल फ साउंड है, फर्नेस भी फ साउंड है। अब देखें दोनों ही एलिट्रेशन है, यहाँ एलिट्रेशन है फ की, एफ की एलिट्रेशन है। और नेक्स्ट यॉन्डर्स द मिडन हुज ऑर्डर विल मिडन, ये मिडन एम से शुरू होता है, म साउंड है, और मिडन भी म साउंड है। मिडन एंड मिडन, मिडन होता है पागल कर देने वाली बदबू, ऑर्डर कहते हैं बदबू को, कह रहा है वहाँ इतनी गंदी बदबू है जो बंदे को पागल कर देती है, मैड बना देती है, पागल कर देती है। तो मिडन और मिडन, दीज आर एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ योर पोइम। द लास्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजे की लास्ट लाइन में है, द गैप इज ग्रेव वेयर द टाल रिटर्न। देखें बेटे गैप जी से शुरू होता है, ग्रेव भी जी से शुरू होती है, ग्रेव कबर होती है। उसने जो गैप है उसके आगे जो दो गैप है, कोई डिच है, कोई केव है, उसको उसने कबर कहा है कि मौत की तरफ जा रहे हो तुम लोग। तो ग्रेव और गैप दोनों ही जी की एलिट्रेशन यहाँ हुई है। यहाँ उसने वेयर द टाल रिटर्न, टाल आपको पता है एडजेक्टिव होता है,
और एडजेक्टिव के साथ कभी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता होता, आर्टिकल आता ही नोन के साथ है। तो यहाँ टाल के साथ उसने दी लगाया है ना, ये बात इसके अंदर तो नहीं, मैंने आपको वैसे ही बता दी है। टाल के साथ दी लगा, इसका मतलब उसने नोन बना दिया है, इसका मतलब बड़े बड़े लोग। टाल से मुराद यहाँ लंबे लोग नहीं, पावरफुल लोगों की बात कर रहा है। नेक्स्ट मैंने आगे बाकी स्टैंजे लिखे नहीं हैं, मैंने उनकी ना अंदर से जो एलिट्रेशन वो निकाल दी है। जैसा दूसरे स्टैंजे में है सेड फियरर टू फारर, ये फियरर टू फारर, फियर डरपोक को कहते हैं, फारर कहते हैं दूर जाने वाला। यहाँ एफ की फ की एलिटेशन यूज हुई है। नेक्स्ट द डस्क विल डिले, डस्क विल डिले ऑन योर पाथ ऑफ पास, 4 एलिट्रेशन यूज हुई हैं। इसमें 2 जो हैं वो डी की है, ड डस्क एंड डिले। डस्क भी डी की साउंड से शुरू होता है और डिले भी ड की साउंड है। और नेक्स्ट में प ये पाथ है, ये पास है, पास और पाथ, पास यहाँ इसका मतलब है दर्रा, गुजरने की जगह, गेट। तो ये बेटे यहाँ प की एलिट्रेशन है, ये ड की एलिट्रेशन यूज हुई है। उसके अलावा बाकी जो स्टैंजा वो लिखे नहीं मैंने एलिट्रेशन लिख दी, वो ये है जैसे लुकिंग, डिस्कवर द लिकिंग, लुकिंग एल और लिकिंग, ल साउंड है, ल साउंड क्या है, इसकी साउंड ल है, इसकी साउंड ल, लुकिंग और लिकिंग। नेक्स्ट में है फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, ग्रेनाइट टू ग्रास, ग्रेनाइट पत्थर होता है, ग्रास सॉफ्ट होती है, दोनों अपोजिट वर्ड हैं। ग्रेनाइट ग्रास, ग जीम की साउंड है, जीम की आ नहीं रही, जीम की जी है, जी आवाज़ ये गाफ की दे रहा है, ग साउंड है, ग्रेनाइट ग्रास। नेक्स्ट है हॉरर एंड हियरर, हॉरर ने हियरर से कहा, दोनों की एच की साउंड यहाँ यूज हुई है, एच की एलिटेशन यूज हुई है, हॉरर एंड हियरर। नेक्स्ट में ट्विस्टेड ट्रीज, ट्विस्टेड, ये पूरा सेंटेंस है, आप बुक में से देख सकते हैं, ओ वेयर आर यू गोइंग पोएम में ये पूरे के पूरे दिए हुए हैं। ट्विस्टेड ट्रीज, मुड़े हुए दरख्त, डरावने दरख्त, रात को दरख्त बन जाते हैं ना, जो शक्लें बनाते हैं डिफरेंट अंधेरे में, कोई हाथी बना नज़र आता है, कोई लाइन बना नज़र आता है, बुशेज नज़र आती हैं, दरख्त नज़र आते हैं, कोई आपको ज़ेबरा बना नज़र आता है, कोई ज़राफ़ा बना नज़र आता है। तो ये रात को उसने कहा ट्विस्टेड ट्रीज, टी की एलिटेशन यूज़ हुई है। फिर उसने कहा स्विफ्टली सॉफ्टली, स्विफ्टली सॉफ्टली, स की एलिटेशन यूज हुई है। एंड द लास्ट वन इज स्पॉट ऑन योर स्किन, स्पॉट स साउंड, स्पॉट एस स साउंड, स्किन की भी स साउंड। तो इसके साथ ये चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच।